Today, the topic which we have to discuss is Mohr circles basic terminologies. We have to define and explain the basic concept terminologies used in the construction of Mohr circle. Let us suppose a body component is subjected to biaxial stress condition. तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक बॉडी या एलिमेंट को सपोज करना है जिस पे बायएक्सियल स्ट्रेसेस लगी हों. Inside that component there are small element as shown in figure. इस component में आप अगर देखें ये आपके पास small elements हैं. The stress on small element is same as on the whole element. तो ये जो small element पे stresses हैं ये same होगी जो कि आपकी पूरे whole element पे biaxial stresses लगी हैं. ये अगर आप देखें तो same वही stress conditions हैं जो कि पूरे एलिमेंट पे लगी हैं. Let us take the small element and it will represent the whole element. अब हम क्या करेंगे कि ये एक जो स्मॉल एलिमेंट है इसको कंसिडर करेंगे और ये जो है पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. केस 1 है सपोज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ कंपोनेंट. हमने क्या करना है कि जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट है उसको सपोज करना है जो कि ये आपके पास फिगर में है. अब प्रिंसिपल प्लेन इज द प्लेन ऑन विच ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट्स एंड नो शेयर स्ट्रेस विल बी प्रेजेंट. तो प्रिंसिपल प्लेन हमारे पास वो प्लेन है जिसपे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं वो एक्ट करती हैं, शेयर स्ट्रेसेस नहीं होती वहाँ पे. और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस. तो वो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं. उसके अलावा भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दूं तो नॉर्मल स्ट्रेसेस वो होती हैं जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करती हैं रेजिस्टिंग एरिया के. ऑल द स्ट्रेसेस हियर आर नॉर्मल स्ट्रेसेस एज शोन इन फिगर. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हैं तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं क्योंकि अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं. सो सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर नॉर्मल स्ट्रेसेस एज शोन इन फिगर. अब लेट्स सपोज अगर सिग्मा एक्स जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, सपोजिशन है, तो द प्लेन करिस्पॉन्डिंग टू सिग्मा एक्स इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन करिस्पॉन्डिंग टू सिग्मा वाई इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन. तो जो हमारा प्लेन करिस्पॉन्डिंग टू ये जो प्लेन है करिस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्मा एक्स या ये जो प्लेन है करिस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्मा एक्स ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और ये जो हमारे पास प्लेन है करिस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्मा वाई और ये जो प्लेन करिस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्मा वाई इज माइनर प्रिंसिपल प्लेन. अब मेजर और माइनर इसे क्यों कहते हैं? मेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो सपोजिशन में आप देखें तो सिग्मा एक्स ग्रेटर है तो जहाँ पे ग्रेटर स्ट्रेसेस हैं वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो गया और जहाँ पे स्मॉलर स्ट्रेसेस हैं वो माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो गया. Now as we understand the principal plane, now we are ready to understand what is principal stress. अब जब हमें प्रिंसिपल प्लेन का पता चल गया तो अब हम जो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को भी डिफाइन कर सकते हैं. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस. प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस होती है बट देयर इज वन कंडीशन अप्लाइड दैट वी कैन टर्म नॉर्मल स्ट्रेस एज प्रिंसिपल स्ट्रेस if it is applied on principal plane. तो यहाँ जो हमारे पास कंडीशन है इसके लिए कि हम प्रिंसिपल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कह सकते हैं. तो वो कंडीशन ये है कि वो नॉर्मल स्ट्रेसेस जो कि प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट करें तो वो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो सकती हैं. तमाम की तमाम नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन वो वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस जो कि प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट करे तो वो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस है. हियर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर प्रिंसिपल स्ट्रेस. यहाँ पे अगर आप देखें तो सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन और ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन. तो ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है ये हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं. जनरली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर डिनोटेड एज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2.
जनरली जो है हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से डिनोट करते हैं। सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 को हम नॉर्मली मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होती हैं उसे सिग्मा 1 कंसिडर करते हैं और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होती हैं उसे सिग्मा 2 कंसिडर करते हैं। Case 2. Let us suppose the element which we discussed above is additionally subject to shear stress also as shown in figure। अब ये जो हमारे पास सेकंड केस है इसमें क्या है कि लास्ट केस में सिर्फ हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस थी, इस केस में एडिशन हो गई है shear स्ट्रेस की भी। जिस तरह ये अगर आप फिगर में देखें तो ये जो रेड आपके पास शो कर रहे हैं ये आपके पास shear स्ट्रेस को शो कर रहे हैं। To keep the body stable, the direction of shear on major and minor principal plane should act in opposite direction। तो इस बॉडी को स्टेबल रखने के लिए क्या किया है कि जो मेजर हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है इस पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो आपके पास मेजर प्रिंसिपल प्लेन है अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे जो shear एक्ट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन अगर आप देखें तो वो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे बॉडी को स्टेबल रखने के लिए क्या किया है कि जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेसेस हैं shear और जो माइनर प्रिंसिपल प्लेन पे shear है तो उन दोनों की डायरेक्शन को ऑपोजिट रखा है। The value of all the shear will be same, that is tau as shown in figure। वैल्यू हमारे पास जितनी चारों शेयर्स की जो है वो सेम है और tau से डिनोट किया है उसे। Here we can see that the principal plane in the previous case is not the principal plane in this case because shear act on each plane। प्रिंसिपल प्लेन हमारे पास क्या था कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिसपे नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट हों। लास्ट उस केस में क्या था कि हमारे पास ये प्रिंसिपल प्लेन था और ये प्रिंसिपल प्लेन था, ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन और ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन। लेकिन इस केस में अगर देखें तो ये हमारे पास ये प्रिंसिपल प्लेन और ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन के लिए कंडीशन है कि हमारे पास सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट हों। अगर आप यहाँ पे देखें तो एडिशन हो गई है shear स्ट्रेस की, तो यहाँ पे आपके पास चारों प्लेन पे अगर देखें shear स्ट्रेस है तो इसलिए इसे हम प्रिंसिपल प्लेन नहीं कह सकते। In such a case, principal plane lies at an angle alpha with the vertical as shown in figure। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है वो लाई करता है एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। ये अगर आप देखें ये वर्टिकल है, इसके साथ एट एन एंगल अल्फा पे जो हमारे पास प्लेन बनेगा तो वो हमारा ऐसे केसेस में प्रिंसिपल प्लेन होगा। Now let's draw the element on the inclined plane। ये अगर आप देखें तो वही जो प्रीवियस स्लाइड पे फिगर थी वही है जिसपे प्रिंसिपल प्लेन शो किया गया है एट एन एंगल अल्फा। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमने इस प्रिंसिपल प्लेन पे एलिमेंट ड्रा करना है। The alignment of element will be inclined rather than straight because initially the vertical is straight and now the vertical moves at an angle alpha। तो अलाइनमेंट जो होगी हमारी इस एलिमेंट की वो इंक्लाइंड होगी, स्ट्रेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इनिशियली हमारा ये जो था वर्टिकल स्ट्रेट था, अब हमारा वर्टिकल जो है वो एट एन एंगल अल्फा हो गया है। नाउ एज द इंक्लाइंड लाइन इज principal plane, so there must be stresses in horizontal and vertical direction, that is sigma 1 sigma 2 which are normal stresses as shown in figure। now अब जब ये हमारे पास inclined line अगर ये principal plane है तो इस पे हमारे पास stresses होनी चाहिए horizontal और vertical direction में। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये sigma 1 है और यहाँ पे ये sigma 2। अगर आप देखें सिग्मा 1 स्ट्रेसेस भी हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा 2 है। इन दिस केस सिग्मा x सिग्मा y एक्टिंग ऑन द आउटर सरफेस आर नॉट इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2
बिकॉज द प्रिंसिपल प्लेन लाइज इनसाइड द एलिमेंट। अब अगर इस केस में देखें तो ये जो बाहर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है ये हमारे पास इक्वल नहीं है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की, जो कि लास्ट केस में जो था। लास्ट केस में सिग्मा एक्स सिग्मा 1 की इक्वल था, सिग्मा वाई जो है वो सिग्मा 2 की इक्वल था, लेकिन इस केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट केस में प्रिंसिपल प्लेन बाहर लाई कर रहा था और इस केस में हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है वो इनसाइड लाई कर रहा है। Significance of principal stresses. Now here question arise that why we need principal plane, principal stresses. अब ये principal plane और principal stresses इसको फाइंड करने की क्या ज़रूरत है? तो उसके आंसर्स नीचे दिए गए हैं कि if the material is brittle in nature, maximum principal stresses are responsible for the failure. अब अगर हमारा मटेरियल जो है वो ब्रिटल इन नेचर है तो हमारे जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फेलियर के लिए। तो फेलियर जो है वो हमारे पास अगेंस्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आती हैं। द फ्रैक्चर विल टेक प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल प्लेन, और जो हमारा मटेरियल फ्रैक्चर होगा तो वो फ्रैक्चर जो है वो अलोंग द प्रिंसिपल प्लेन होगा। The plane that is at angle 45 degree with the normal plane is termed as plane of maximum shear. तो ये जो हमारा यहाँ पे नॉर्मल प्लेन होगा इसके साथ एट एन एंगल 45 डिग्री हमारा एक प्लेन होगा जिसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। इफ द मटेरियल फेल्स इन शेयर दैट विल बी ऑन दिस प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। अब अगर हमारा मटेरियल शेयर में फेल हो रहा है तो वो हमारे पास इस प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर पे फेलियर रखा होगा। सो वी हैव टू डिजाइन आवर एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टा मैक्सिमम। तो हमें जो है टा मैक्सिमम की बेसिस पे अपना एलिमेंट डिजाइन करना होगा। इफ वी हैव डक्टाइल मटेरियल इट विल फेल ड्यू टू shear stress that is tau maximum at an angle alpha plus 45 degree which is plane of maximum shear। अगर हमारे पास कोई डक्टाइल मटेरियल है तो वो फेल होगा ड्यू टू दिस shear stresses टा मैक्सिमम, और वो फेल कहाँ पे, वो फ्रैक्चर कहाँ पे आएगा या फेलियर कहाँ पे एक्ट होगा? तो फेलियर हमारा आएगा दिस एट एन एंगल अल्फा प्लस 45 डिग्री, जो कि हमारे पास ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर है। इसी फिगर को अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर शो किया गया है। ये जो हमारे पास दो फिगर्स हैं ये वही फिगर है कि हमारे पास एट एन एंगल अल्फा प्लस 45 डिग्री पे जो प्लेन होगा वो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर होगा, और ये जो है यहाँ पे टा मैक्सिमम जो है वो एक्ट करेगा। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो वो हमारे पास उसका जो फेलियर होगा तो वो फेलियर पैटर्न अगर आप देखें तो वो फेलियर पैटर्न ऐसे बनेगा, जो कि हमारे पास अगर देखें जो नॉर्मल है उसके साथ अल्फा प्लस 45 डिग्री एंगल पे, अल्फा प्लस 45 डिग्री एंगल पे वो फेल होगा। तो ये हमारी जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको हम आगे जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर सर्कल के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो ही आप जो है मोर सर्कल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं या मोर सर्कल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और अगर कोई और आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको समझ ना आई हो या जो कि आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन किया जाए तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।